नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडवांस हिंदी प्रैक्टिस सेट में। हमारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब लेटेस्ट होते हैं। जो हमारे आयोग का अब पैटर्न है उसी पे सब हमारे क्वेश्चन आधारित होते हैं और जो हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उनसे हम ज्यादा क्वेश्चन अपना सोल्व करते हुए चलते हैं। और हमारी हर वीडियो में आपको साहित्य से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है और जो भी क्वेश्चन साहित्य से पूछा जाता है, जिस कवि से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस कवि को हम हमेशा के लिए कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन में जो पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी रचना राजेश जोशी जी की नहीं है। यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। राजेश जोशी के बारे में पूरी तरह से अपना कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन दिया गया है कौन सी रचना राजेश जोशी की नहीं है। गेंद निराली मिट्टू की, पृथ्वी का चक्कर, बच्चे काम पर जा रहे हैं या बेईमानी की परत। इससे पहले हम अपना कंप्लीट कर लेते हैं राजेश जोशी का जीवन पूरा। देखो क्या दिया गया है राजेश जोशी के बारे में। जन्म कब हुआ? 1946। कहां हुआ? मध्य प्रदेश में। तो संबंध 1946 में जन्म हुआ, संबंध है मध्य प्रदेश से। पुरस्कार 2002 में इन्हें साहित्य पुरस्कार दिया जा चुका है, 2 पंक्तियों के बीच के लिए। कुछ रचनाएं हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं, उन्हीं पे अपना चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य की हंसी, 2 पंक्तियों के बीच में। कुछ कविताएं जैसे मारे जाएंगे, बलि कदनी, पाव की नस, बच्चे काम पर जा रहे हैं, शासक होने की इच्छा, पृथ्वी का चक्कर, निराशा, भूलने की भाषा, एक कवि कहता है दाग, मां कहती है, पेड़ क्या कहता है, वृक्षों का प्रार्थना गीत, प्रौद्योगिकी की माया, हर जगह आकाश, चांद की आदतें, सहयात्रियों के साथ, कोलकाता 300 साल, कई बार पूछी गई है, याद रखना, पक्की दोस्तियों का आईना, अनुपस्थिति उपस्थिति, चिड़िया, समर गाथा। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आपको याद रखना। कुछ बाल कविताएं भी हैं इनकी जो एग्जाम में पूछी गई हैं। पानी, वर्षा और गेंद निराली मिट्टू की, ये इनकी क्या थी? बाल कविताएं। कुछ कहानियों का संग्रह भी रहा इनका, जैसे कपिल का पेड़, सोमवार और अन्य कहानियां। कुछ इनके नाटक रहे जो प्रसिद्ध है और हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे जादू जंगल, अच्छे आदमी, टंकारा का गाना, तुक्के पे तुक्का और कहने वाले कवि। सही है। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं राजेश जोशी की। अब देख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी रचना राजेश जोशी की नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो कौन सी रचना नहीं है राजेश जोशी की? गेंद निराली मिट्टू की, ये तो इनकी बाल कविता थी। पृथ्वी का चक्कर भी, बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। बेईमानी की परत राजेश जोशी की रचना नहीं है। फिर ये किसकी है तो बताना, ये हरिशंकर परसाई की महत्वपूर्ण रचना है। ये भी कई बार हमारे एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है अर्ध सरकारी पत्र से। और क्या दिया गया है? अर्ध सरकारी पत्र के संबंध में कौन सा कथन हमारा गलत होने वाला है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। गलत कथन पहला क्या है? इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। बिल्कुल सही बात है। ये जो पत्र होता है हमारा व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। लिख सकते हैं इसमें मेरे प्रिय दोस्त, लिखा जा सकता है मेरे प्रिय मित्र, शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। यह पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, गलत बात है। यह हमारा उत्तम पुरुष शैली में आता है। किस में आता है? उत्तम पुरुष शैली में आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। यही अर्ध सरकारी पत्र के बारे में गलत लिखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी भी देखते हैं। औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही बोला गया है। इस पत्र में औपचारिक पत्रों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा लिखना जरूरी नहीं है कि महोदय, ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। अगला देखते हैं नेक्स्ट। अर्ध सरकारी पत्र प्राय समान स्तर के अधिकारियों के साथ, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है कि कौन सा वो पत्र है जो समान स्तर के अधिकारियों के मध्य जारी किया जाता है। तो बताना अर्ध सरकारी पत्र। मान लेते हैं किस तरह से जारी किया जाता है ये पत्र, जैसे डीएम डीएम या डीएम एसडीएम या एसडीएम डीएम, मतलब बराबर के जो ओहदे के होते हैं। ठीक है, अब ये मत कहना कि डीएम एसडीएम बराबर नहीं होते, लेकिन इस पत्र का प्रयोग किया जाता है ऐसे ही अधिकारियों के बीच। ऐसा नहीं किया जा सकता कि कोई अपना जो क्लर्क के पद पर है और वो इस पत्र का सहारा ले
और ये लिखे अपना मेरे प्रिय मित्र और डीएम को लिख दे, तो वो इन पत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है। ये बराबर के जो ओहदे के होते हैं उन्हें ही, ठीक है, या उनके बीच ही जारी किया जाता है अर्ध सरकारी पत्र। ठीक, तो 3 ऑप्शन इसमें सही है, जो हमारा बी था वो गलत हो जाएगा अर्ध सरकारी पत्र के बारे में। ठीक, याद रखना। उसी तरह से अपने अगले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया हमारा क्वेश्चन, पूछा गया है घृणास्पद शब्द में प्रत्यय बताना है, बताइए। उससे पहले प्रत्यय के बारे में जो आपको याद रखना है, प्रत्यय हमारे अभिकारी होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारी। नेक्स्ट अगला पॉइंट, प्रत्यय हमारे क्या होते हैं? एक शब्द का अंश होते हैं, शब्दांश होते हैं, शब्द का अंश होते हैं। प्रत्यय के भेद पूछे जाते हैं, हमारे ही एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आप बताना, 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन सा? एक होता है हमारा कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। जो हमारा कृत प्रत्यय होता है ये हमारा क्रिया के साथ आता है और धातु के साथ आता है। तो धातु के साथ आने वाले प्रत्यय के कहलाते हैं कृत प्रत्यय, जबकि जो हमारे तद्धित प्रत्यय होते हैं ये हमारे संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ और हमारे विशेषण के साथ आते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ कौन सा हमारा प्रत्यय आता है? बताना, तद्धित प्रत्यय। और क्रिया और धातु के साथ कृत प्रत्यय। क्वेश्चन पूछा गया है घृणास्पद में प्रत्यय बताना है, तो ये है तो हमारा तद्धित के आधार पर, लेकिन बताना है घृणास्पद में कौन सा प्रत्यय होने वाला है। अब देखो, घृणास्पद में जो हमारा दिया गया है, इसमें शब्द दिया गया है, मूल शब्द है इसमें घृणा। मूल शब्द क्या हो जाएगा? घृणा हमारा मूल शब्द हो जाएगा। ठीक, और जो इसमें प्रत्यय लगा है आस्पद, इसमें प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आप मूल शब्द भी निकाल सकते हो घृणा और प्रत्यय आस्पद। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से अपना करते हुए चलते हैं। देखो, आप चेक कर सकते हो किस तरह से अपनी हिंदी चल रही है। क्वेश्चन देखो जो हमारा दिया गया है, और क्या पूछा गया है इसमें, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। जो संबल है हमारा, ध्वनि के आधार पर कौन सा हमारा वर्गीकरण दिया गया है, बताइए। संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, उसके बाद द्वित्व या संपृक्त ध्वनि। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ये जो दिया गया हमारा संबल क्या है? ये हमारा संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि की परिभाषा जो आपको याद रखनी है और हमारे एग्जामों में पूछी जाती है कि संपृक्त ध्वनि की क्या परिभाषा होती है, तो बताना, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से, एक ध्वनि 2 व्यंजनों से जुड़ जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संपृक्त ध्वनि। उदाहरण के आधार पर जैसे शब्द दिया गया है संबल, इसमें हमारा मैं और वह एक हमारे ध्वनि के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, दोनों हमारे व्यंजन है और एक स्वर के साथ जुड़े हुए हैं और मध्य में आए हुए हैं, ये हमारे, ठीक है, कुछ संपृक्त ध्वनि के उदाहरण होते हैं। जैसे पूछा जाता है संबल, और भी आ जाता है, जैसे देखो बंदर, पूछा जाए बंदर में कौन सी ध्वनि होगी, तो बताना संपृक्त ध्वनि। इसमें भी सेम इसी तरह से है, बंदर के बाद कंबल, ठीक। तो इन सब में क्या हमारी संपृक्त ध्वनि है। जब, परिभाषा याद रखना क्या होती है इसकी परिभाषा, जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से जुड़ जाए तो क्या बनाती है? संपृक्त ध्वनि बताती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर, ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन पूछा गया था किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक का समय लगता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है कि कभी कभी होता क्या है कि हम किसी टॉपिक को छोड़ देते हैं, जैसे अपना कुछ हिंदी साहित्य को छोड़ देते हैं, या कुछ की याद अलंकार नहीं हो पाते, कुछ पर्यायवाची नहीं करते, या कुछ साहित्य नहीं कर पाते, या वर्णमाला नहीं कर पाते। और होता क्या है, जब एग्जाम देने जाते हैं तो एक तो टेंशन होती है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आ जाए, और कभी कभी देखने को क्या मिलता है कि हमारे ही एग्जाम में 20 नंबर के हिंदी के क्वेश्चन में हमारे 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ साहित्य से पूछे गए, और ऐसे हमारे यहाँ अब तक 8 से 10 पेपर हो चुके हैं, ठीक है। आप जब प्रीवियस पेपर देखोगे तो आपको देखने को मिलेंगे कि 20 क्वेश्चन में सिर्फ 4-4, 5-5 क्वेश्चन हमारे हिंदी साहित्य से पूछे गए हैं। तो मैं आपसे यही बता देता हूं कि आप अपना पूरा सिलेबस निकालो,
ठीक है, उत्तराखंड का भी, हिंदी का भी, और जो जीएस का है। और कोई टॉपिक मत छोड़ो, क्योंकि होता क्या है, आप पूरी तैयारी करोगे, इतना समय लगेगा आपको, 1 या 2 साल जो भी तैयारी होगी, और आप पेपर देने जाओगे और पता चला आपने जो टॉपिक छोड़ा था, जैसे साहित्य छोड़ दो, या अपना उत्तराखंड में हम अपना हिस्ट्री छोड़ देते हैं, या जीएस में अपना इकोनॉमिक्स छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक ऐसे होते हैं कि ये हर एग्जाम में आते हैं, छोड़ने वाले टॉपिक नहीं होते, और आप छोड़ देते हो, और फिर होता क्या है, रिजल्ट आपके सामने आता है। तो किसी टॉपिक को नहीं छोड़ना है, सभी टॉपिक को कंप्लीट करना अपना पहला कर्तव्य है। हमारा एक पेपर हुआ था, हालांकि वो स्टाफ का पेपर था, और स्टाफ के पेपर में आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि 20 नंबर के क्वेश्चन में 7 नंबर हिंदी के सिर्फ हमारे एक ब्राह्म चिन्ह से पूछे गए थे। अब जिसकी याद ब्राह्म चिन्ह होंगे वो तो सबके सब कर जाएंगे, और जिसकी याद नहीं होंगे वो 7 के गलत कर जाएंगे, और 7 नंबर का अंतर तो 7,000 से आगे पीछे कर सकता है। तो मेरा बताने का तात्पर्य ये कि जो भी आप टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया गया है, आप उसे कंप्लीट करना। अगर आप कंप्लीट नहीं करोगे तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है हमें, और हम भुगतते आ रहे हैं। सही, टाइम लग जाए कोई परेशानी नहीं है, पर अपना टॉपिक क्या करो, कंप्लीट करो। सही है। तो इस क्वेश्चन को देखो जो इसमें दिया गया है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक का समय लगता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दीर्घ स्वर से भी अधिक का समय लगता है हमारे प्लुत स्वर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्लुत स्वर को हम क्या कहते हैं बताना, इसे ही हम पवित्र स्वर कहते हैं, अन्य नाम सर इसका, इसे ही हम त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, और इसी का प्रयोग हम नाटकों में करते हैं, या किसी को पुकारने में इसका प्रयोग करते हैं, तो बताना प्लुत स्वर का। उसके बाद नेक्स्ट, एक कमरे में आवाज का गूंजना प्लुत स्वर का ही उदाहरण होता है। इस तरह के क्वेश्चन अपने प्लुत स्वर से बनते रहते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी ऐसा टॉपिक है, अगर किसी एग्जाम में 5 क्वेश्चन भी हिंदी से आए हैं तो एक वर्तनी से आपको देखने को जरूर मिलेगा। बताइए क्या होने वाला है इसमें, हमारा शुद्ध वर्तनी बतानी है, कौन सा है। दर्शनाभिलाषी लिखा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा शुद्ध हो जाएगा। दर्शनाभिलाषी हमारा शुद्ध होता है, आप देख सकते हो कौन सा वाला से हमारा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, और क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक हैं, बताइए। सभी में हमारे भाववाचक दिए गए हैं। पहला देखते हैं, जवानी, खटास, पुस्तक, ये नहीं होगा। अमीर, गरीब, समूह कट जाएगा। धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य कट जाएगा। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। सभी विकल्प क्या है हमारे, भाववाचक है। उससे पहले जो आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ठीक, आप कितनी पढ़ लो हिंदी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ हमारे एग्जाम में देखने को मिलती है, आपको याद रखना है कि जो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है, इसे और क्या कहते हैं, इसे अदृश्य संज्ञा भी कहते हैं। अदृश्य संज्ञा बोला जाता है भाववाचक संज्ञा। ठीक, भाववाचक संज्ञा का निर्माण पूछा जाता है, कितनी तरह से होता है तो बताना। भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम 5 तरह से कर सकते हैं। किस तरह से बताना, एक तो होता है जाति वाचक संज्ञा से, दूसरा होता है हमारा विशेषणों से, तीसरा होता हमारा सर्वनाम से, चौथा होता हमारा क्रिया से, और पांचवा होता हमारा अव्यय से। ठीक, इन 5 तरह से हमारा भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। और इससे अलग की जानकारी जो आपको याद रखना है कि जब कभी भी हम अपनी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनाते हैं, याद रखना, जब कभी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनाते हैं तो बहुवचन बन जाने के बाद हमारी भाववाचक संज्ञा क्या बन जाती है, जातिवाचक बन जाती है। ये चीज ऐसी है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं बहुत सारे, जैसे एक शब्द आता हमारा, लिख सकते हैं, देखो एक शब्द है मेहरबानी, क्या लिखा है, मेहरबानी, और ये मेहरबानी क्या है, हमारा भाववाचक है। लेकिन जैसे ही हम इसका मेहरबानी शब्द का बहुवचन बना देंगे, मेहरबानियां, तो अब ये मेहरबानियां क्या बन जाएगा, हमारा जातिवाचक बन जाएगा। ठीक,
इस तरह की जानकारी आप याद रखना। क्वेश्चन भाववाचक संज्ञा से पूछा गया था। कुछ भी पूछा जाए, कहीं से भी पूछा जाए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे क्वेश्चन कंप्लीट करके चलेंगे। हिंदी अपनी 100% होगी। हिंदी करते समय पेन नहीं रुकेगा, इसकी गारंटी है। क्वेश्चन देखो, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक अव्यय बताना है। कौन सा शब्द है हमें जो संबंध के आधार पर अव्यय को दर्शा रहा है, बताइए। सेनाएं युद्ध क्षेत्र आगे या बढ़ी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संबंधवाचक अव्यय पूछा था, क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सब एडवांस होंगे, बच्चों वाला कुछ ना कराते और ना ही करते हैं। देखो क्या दिया गया है, बच्चों वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसाय की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस प्रकार के कारक का प्रयोग नहीं किया गया है, बताइए। किस कारक का प्रयोग नहीं किया गया, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, धड़ से अलग हो जाती है, जब अलग होने का बोध होता है तो हमारा अपदान होता है। करण का प्रयोग होता है जब किसी साधन का प्रयोग हो, जैसे शब्द का भी प्रयोग हुआ है से, तो हमारे करण में आता है, ये भी सही है। संबंध का भी है, आया है का और की और के आए तो हमारा संबंध होता, तो इन तीनों का तो प्रयोग किया गया है, ठीक है। किया किसका नहीं गया? अधिकरण का प्रयोग नहीं किया गया इसमें। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह के भी क्वेश्चन हमारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछा गया हमें संसार का संधि विच्छेद हमसे पूछा गया है। कौन सा हमारा शुद्ध रूप का संधि विच्छेद हो जाएगा? संसार का। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए क्या हमारा आंसर होने वाला है। सम धन सार, उसके बाद दे दिया सन धनसार या शन और सार या सांस और रह, बताइए कौन सा हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, सम धन सार हो जाएगा। और संधि कौन सी हो जाएगी हमारी? व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हमारा आंसर हो जाएगी। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट बताइए क्या दिया गया है। क्या दिया गया है इसमें? शिथिल का विलोम बताना है। विलोम भी अपने अच्छे होंगे जो दिया गया है। शिथिल का विलोम क्या होगा? तो शिथिल जो होता है इसका उल्टा क्या हो जाता है हमारा? चंचल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना आपको और क्या दिया गया है इसमें, देखो आपके सामने है। इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? चार चीजें दी गई हैं ऑप्शन में, कौन सा हमारा गलत होने वाला है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। पहला क्या दिया गया है? सर्वनाम में लिंग का निर्धारण क्रिया से किया जाता है, बताइए क्या बात ये सही है? तो आपको ये याद रखना है, जो हमारे सर्वनाम होते हैं उसमें हमारे लिंग का निर्धारण क्रिया के माध्यम से किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज इन्होंने लिख दी, आपको याद रखनी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। बी में क्या दिया गया है? कर्मवाच्य अकर्म और सकर्म दोनों क्रियाओं में होते हैं, गलत बात है सर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। उसके बाद भी देख लेते हैं, कृतवाच्य भी अव्यय और अकर्मक और सकर्मक दोनों होते हैं, तो जी सर कृतवाच्य तो अकर्मक सकर्मक दोनों होते हैं। आगे क्या दिया गया है? सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं जो हम दूसरे से करवाते हैं, जी सर प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? सकर्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया हमारा बी, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे कर्म वाच्य होते हैं उसमें अकर्म नहीं होते, सब क्या होते हैं हमारे? सकर्म होते हैं, तभी बनता हमारा कर्म वाच्य। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। निम्नलिखित शब्दों में हंस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए कौन सा शब्द है जो हमारा हंस का नहीं है। हंस के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द होते हैं, कई बार हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, और यहां पूछा गया है कौन सा शब्द है हमारा जो हंस का नहीं है। पहले दिया गया है चक्रांग, उसके बाद नेक्स्ट मुक्त भुक,
उसके बाद जो दिया गया है मानशोक, और लास्ट दिया गया है विभत्स। बताइए कौन सा शब्द है हमारा जो पर्यायवाची नहीं बनता हमारा हंस का। इससे अलग जो आपको याद रखने, हंस के हमारे महत्वपूर्ण पर्यायवाची होते हैं, जैसे आएगा आपका कलकंठ, कल कंठ, सिर पक्ष, मानशोक। ठीक है, ये सब होते हैं। होता कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा विभत्स। हमारे हंस का नहीं होता, तो फिर ये किसका होता है? तो बताना, ये होता है लक्ष्मण का। विभत्स किसका पर्यायवाची शब्द है? लक्ष्मण का हो जाता है। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन दिया गया है हिंदी में कितने उपभाषा परिवार होते हैं। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी हिंदी में कितने हमारे उपभाषा परिवार होते हैं, 5, 6, 17 या 18। तो देखो उपभाषा परिवार पूछे गए हैं, तो उपभाषा परिवार होते हैं हमारे 5। कितने होते हैं? 5। अगर पूछा जाता बोली कितनी होती है, बोली, तो बोली हो जाती है हमारी 18। लेकिन ये पूछे हमारे उपभाषा परिवार कितने होते हैं? 5। पहला कौन सा होता है? पश्चिमी हिंदी भाषा परिवार, उसके बाद पूर्वी हिंदी भाषा परिवार, नेक्स्ट राजस्थानी भाषा परिवार, उसके बाद नेक्स्ट बिहारी उपभाषा परिवार, और लास्ट पहाड़ी उपभाषा परिवार। तो कितने होते हैं? टोटल होते हैं हमारे 5। पांचों को आपको याद रखना है। इन्हीं उपभाषा परिवार के अंदर हमारी बोलियां निकल कर आती है। जैसे पश्चिमी हिंदी जो हमारा उपभाषा परिवार है, इसमें हमारी कितनी बोलियां होती है? तो बताना, इसमें हमारी एक तो कोरबी आती है, जिसे क्या बोल देते हैं हम? खड़ी बोली, खड़ी बोली। ठीक, कोरबी को ही क्या बोलते हैं? खड़ी बोली, ये आती है। उसके बाद इसी में आ जाएगी हमारी ब्रज पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, हरियाणवी, हरियाणवी किस में आती है? पश्चिमी हिंदी में। नेक्स्ट अन्य में बुंदेली, और लास्ट कन्नौजी। ठीक, तो ये जो पांचों है हमारी पश्चिमी हिंदी में आती है। हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है। पूर्वी हिंदी की बात कर लेते हैं। पूर्वी हिंदी में क्या आती है? तो बताना, इसमें आती है हमारी अब 6। अब 6, अब 6 क्या है? ऐसे हो जाएगा हमारा अवधि, वैसे हो जाएगा बघेली, अवधि बघेली, और उसके बाद 6 से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। तो ये अब 6 आती है हमारी पूर्वी हिंदी में। राजस्थान में जो आती है हमारी 4 आती है। चारों को आपको याद रखना है। पूर्वी राजस्थान में कौन सी आती है हमारी? जयपुरी। पश्चिम में मारवाड़ी, मारवाड़ी। उत्तर में मेवाती, और दक्षिण में मालवी। ठीक, तो 4 ये हो गए। बिहारी के अंतर्गत कौन 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 सी आती है? तो 3 आती है, याद रखना, मैं और भय। ये ट्रिक है, आपको याद रखनी है। आप बिना ट्रिक के भी रख सकते हो। जैसे मैं से क्या होता? मगही। ठीक, और दूसरे में से मैथिली, मैथिली, और उसके बाद भोजपुरी। सही है। अब बचा क्या हमारा? पहाड़ी। इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है हमारी? पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, और नेपाली। क्लियर हो गई? तो ये सब आती हैं, आपको याद रखना है। जो हमारे उपभाषा परिवार है 5, और इसके अंदर आने वाली महत्वपूर्ण बोलियां। सही है, याद रखना। अगर बोलियां पूछी जाती तो हमारी 18 हो जाती। पूछा गया है उपभाषा परिवार, तो ये क्या हमारा 5 का होता है। आपको याद रखना है पांचों को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बताइए, निम्न विकल्पों में अनेकार्थी शब्दों का समूह पहचानिए। जो सेम है, जो एक ही परिवार के हैं, वो अनेकार्थी शब्द हमें पहचानने हैं। बताइए, आंख, अली,
अक्षी और कक्ष, ठीक है। उसके बाद अंग, अवयव, अंश और शरीर, ये सब एक ही परिवार के आ गए, एक के ही समानार्थी है। अंग, अवयव, अंश, शरीर हिस्सा भी हो जाएंगे और सब अपने शरीर के होते हैं। अंग, अवयव, अंश और शरीर, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन पूछा गया हमारे अलंकार से। क्या पूछा गया है? गोरे मुख पर श्याम तिल, उसका नेक्स्ट लागत अति अभिराम, मनेहू चंद बिछाई के। बताइए हमारा कौन सा पंक्ति में अलंकार होने वाला है। अब आप बता सकते हो, जैसे कि हमारा जानो, जनेहू, मानो, मनेहू, जैसे शब्दों का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार में किया जाता है, और यहां पर पूछा भी गया है मनाहू, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे आते रहते हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। बताइए क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया हमारा जो कसौटी शब्द है क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज, क्या शब्द है हमारा कसौटी? बताइए। कसौटी होता है उस कसौटी पे खरा उतरना, वो होता है जो सोना परखने का काला पत्थर होता है, उसे बोलते हैं कसौटी। तो ये याद रखना, सोना परखने वाला जो पत्थर होता है उसे कसौटी बोलते हैं। लेकिन यहां दिया गया है कसौटी क्या है, तो कसौटी हमारा एक तद्भव है, ठीक। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन तो सभी एग्जाम के हैं, ठीक है। बताइए अब बात कर लेते हैं इसका हमारा तत्सम क्या होगा। तो इसका हो जाएगा कर्ष पट्टिका, ठीक है। तद्भव क्या हो जाएगा कसौटी का? कर्ष पट्टिका होता हमारा इसका तद्भव, और कसौटी का जो अर्थ होता है सोना परखने वाला काला पत्थर, वो होता कसौटी। आगे देखो नेक्स्ट अगला शब्द दिया गया है, विशेष्य से पहले आने वाला विशेषण क्या कहलाता है? बताइए। विशेष्य से पहले आने वाला विशेषण पूछा गया है, क्या कहलाता है? एक विशेष्य से पहले आता है, एक विशेष्य के बाद आता है, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है विशेष्य से पहले आने वाला विशेषण क्या कहलाता है, तो बताना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा उद्देश्य विशेषण। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हो, जैसे एक शब्द लिख देते हैं अच्छा लड़का। अब देखो ये जो लड़का है ये क्या है हमारा विशेष्य है, लड़का क्या है विशेष्य, और इससे पहले अच्छा आया है, ये क्या है हमारा विशेषण। अब आप क्वेश्चन में देख सकते हो यही पूछा था कि विशेष्य से पहले आने वाला विशेषण क्या कहलाता है, तो बताना उद्देश्य विशेषण। जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। इसी तरह से अगर क्वेश्चन होता अगर बाद में आए तब क्या होता, ठीक है। जैसे विशेष्य के बाद आने वाला विशेषण, तो उसे कहते हैं हम विधेय विशेषण। उदाहरण के आधार पे जैसे यहाँ पे लिखा है अच्छा लड़का, अगर होता लड़का अच्छा है। अब देखो यहां पर बाद में आया है अच्छा, तो ये क्या है विशेषण, और ये क्या है विशेष्य। क्लियर है? तो यहां जो विशेषण आया बाद में है, और इसमें क्या है पहला है, यही अंतर होते हैं। अगर पहले आ जाए तो हो जाएगा उद्देश्य विशेषण, और बाद में आए तो विधेय विशेषण। ये विशेषण के अंतर्गत आते हैं, आपको याद रखना है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है प्रविशेषण, ये विशेषण की विशेषता बताते हैं, इतना आपको पता है। लेकिन इसका अन्य नाम क्या है, तो बताना इसे अंतर विशेषण भी कहा जाता है, सही है। कि प्रविशेषण का अन्य नाम क्या है, तो बताना अंतर विशेषण इसका अन्य नाम है। ये विशेषण के बारे में जानकारी थी, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताना है कौन सा वाक्य है हमारा, वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है। चार ऑप्शन में एक वाक्य हमारा सही होने वाला है, बताइए कौन सा सही होगा। बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका। अगला क्या है, बसंत के मौसम में फूल खिलने से
कौन रोक सकता है, हमें रोकने की जरूरत भी नहीं है। आगे क्या है, सूक्ष्म निरीक्षण से हम बहुत सी बातें सीखते हैं। मैं वहां पहुंचा ही था जबकि, गलत हो जाएगा बस, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। जो दिया गया है, बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका, ये हमारा शुद्ध रूप प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट बताइए क्या दिया गया है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण, कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया को क्या कहते हैं। इसका आंसर आपको देना है सीरीज से जुड़े, ठीक है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। उसके बाद उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।